हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 34। मुन्ना के कहने पर कृष्णा ने शराब की बोतलों को खाली किया और उनमें जूस भर दिया। उसने मुरारी के आने से पहले सभी बोतलों को वापस टैंक में लगा दिया और कमरे की सफाई करके बाहर चला आया। कृष्णा ने बाल्टी भरकर शराब बाथरूम में बहा तो दी, लेकिन उसकी बदबू से पूरा घर महक रहा था। मुन्ना जा चुका था और कृष्णा को समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। उसने नौकर से कहकर पूरे घर की सफाई करवा दी, फिनाइल से पोछा लगवा दिया, लेकिन शराब की बदबू अभी भी आ रही थी। कृष्णा परेशान सा मुरारी के ऑफिस में आया और वहां रखा रूम फ्रेशनर उठाकर पूरे घर को उससे नहला दिया। अब शराब की बदबू और रूम फ्रेशनर की खुशबू दोनों आपस में मिक्स हो चुकी थी और घर पहले से भी ज्यादा महकने लगा। परेशान होकर कृष्णा हॉल में यहां से वहां घूमने लगा। अनु मुरारी के हाथों में बैग उठाए सामने से चले आ रही थी और कृष्णा उस और ध्यान नहीं दे पाया। चलते चलते वह सामने से आते मुरारी से टकरा गया। मुरारी को अपने सामने देखकर कृष्णा घबरा गया और कहा, अरे मुरारी भैया, आप आ गए। अनु मुस्कुराते हुए मुरारी और कृष्णा के बगल से निकलकर सोफों की तरफ बढ़ गई और मुरारी ने कृष्णा से कहा, माफ कर दीजिए मालिक, आने से पहले आपकी परमिशन नहीं ली। जे क्या कह रहे हैं आप? कृष्णा ने असमझ की स्थिति में कहा, अबे हमारा घर है, हम जब मर्जी तब आए, इतना पिलपिला काहे रहे हो? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? मुरारी ने सोफे की तरफ पढ़ते हुए कहा, हाँ हाँ भैया ठीक है, हमको क्या हुआ है, हम तो बिल्कुल ठीक है। कृष्णा ने मुरारी के पास आकर कहा, ठीक हो ना? तो फिर भाग कर जाओ और हमारे लिए एक कप बढ़िया से चाय लेकर आओ। पूरा दिन बाजारी करके सर में दर्द हो गवा है। मुरारी ने अपने बालों में हाथ घुमाते हुए कहा, भाभी आपके लिए भी कुछ लेकर आए का? कृष्णा ने पूछा। नहीं कृष्णा, मुझे ब्लैक कॉफी चाहिए, मैं अपने लिए आप बना लूंगी, तुम जाओ इनके लिए चाय ले आओ, अनु ने कहा। कृष्णा वहां से चला गया। मुरारी ने अपनी नाक सिकुड़ते हुए कहा, मैगी तुमको भी अजीब सी बदबू आ रही है का? अनु ने एक दो लंबी सांसें ली और कहा, हाँ मुरारी, बहुत ही अजीब सी बदबू आ रही है, पर यह है किस चीज की? जे तो कृष्णा ही बताएगा। ए कृष्णा, यहाँ आवा जरा, मुरारी ने कृष्णा से कहा। कृष्णा भागकर बाहर आया और मुरारी के सामने आकर मासूमियत से कहा, हाँ भैया। कृष्णा, जब पूरे घर में बदबू किस चीज की है? मुरारी ने पूछा। अगर सच बता दिया तो हमारी खैर नहीं। माफ करना महादेव, झूठ बोलना हमारी मजबूरी बन गवा है, कृष्णा ने मन ही मन कहा। अरे का हुआ, बोलोगे कुछ? मुरारी ने कहा तो उसकी आवाज से कृष्णा की तंद्रा टूटी और उसने हड़बड़ा कर कहा, वो बगल वाले यादव जी है ना, वहां कोई नाला फूटा है तो बस उसी से बदबू आ रही है। हम और रूम फ्रेशनर भी डाले हैं पर नाले की बदबू ज्यादा है। जिस साला बगल वाले तिवारी को कितनी बार समझाए हैं कि जे नाले का बंदोबस्त करवाए लो, पर जे ससुरा कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। हम अब ही जाकर एक डोज देकर आते हैं, मुरारी ने कहा। और जैसे ही उठने को हुआ, कृष्णा ने कहा, अरे भैया हम पहले ही डोज दे दिए हैं तिवारी जी को, आप कहीं जाकर मुंह लगेंगे उनके? मुरारी वापस बैठ गया और कहा, क्या बात है कृष्णा, होशियार हो गए हो। अरे वो चाय का हुआ? हाँ अभी लाते हैं, कहकर कृष्णा वहां से चला गया। मुरारी, मैंने हिसाब लगाया, आज की शॉपिंग में काफी अच्छा खासा खर्चा हो गया है। तुम्हारे सारे पैसे तो शॉपिंग में चले जाएंगे, फिर मुन्ना की शादी में। अनु ने इतना ही कहा कि मुरारी ने कहा, अरे काहे चिंता करती हो अनु, चाचा का फोन आया रहा, उन्होंने कहा है कल तक अकाउंट में पैसा डाल देंगे। मुन्ना की शादी खूब धूमधाम से होगी, काहे चिंता करती हो इतनी? ऐसी बात नहीं है मुरारी, मैं बस ये कह रही थी कि मेरे अकाउंट में पैसे हैं और मेरी कुछ सेविंग्स भी है, तुम चाहो तो मुन्ना की शादी में उन्हें यूज कर लो, अनु ने कहा। अरे बिल्कुल नहीं, बिटवा की शादी माँ तुम्हारी सेविंग्स लेंगे का? वो पैसा तुम बचा के रखो, कल को गौरी घर में आ जाएगी तब वो के साथ शॉपिंग पर जाना, मुरारी ने कहा। आपकी चाय।
कृष्णा ने चाय मुरारी की तरफ बढ़ाकर कहा तो अनु और मुरारी की बातचीत बीच में ही रह गई। मुरारी ने कप लिया और चाय पीने लगा तो अनु ने उठते हुए कहा, तुम चाय पियो, मैं ये सब अंदर रख देती हूँ। कृष्णा, मुन्ना कहाँ है? मुन्ना बाबा तो घाट की तरफ गए हैं, कृष्णा ने कहा। क्या हुआ, कोनो काम था का मुन्ना से? मुरारी ने पूछा। नहीं, काम नहीं था, सोचा उसे ये सब दिखा दूं। कोई बात नहीं, मैं बाद में दिखा दूंगी, कहकर अनु ने बैग उठाए और कृष्णा को लेकर अपने साथ आने को कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मुरारी चाय पीते हुए खुद में बड़बड़ाने लगा, जो साला 80 का मुंह ना छूटे है मुन्ना से। 80 घाट, बनारस। कृष्णा को जिम्मेदारी सौंपकर मुन्ना 80 घाट चला आया। शाम का समय था और ढलते सूरज के साथ 80 घाट और भी खूबसूरत लग रहा था। एक सुकून और शांति हर तरफ फैली थी। एक सौंधी महक अक्सर ही मुन्ना को वहां रुकने के लिए मजबूर कर देती थी। आज कितने दिनों बाद मुन्ना 80 आया था। वह सीढ़ियों से उतरकर 80 की मिट्टी पर चला आया, पानी के बिल्कुल करीब। ठंडी ठंडी हवाएं उसे छूकर गुजरने लगी और मुन्ना उन हवाओं को महसूस करने लगा। मौसम सर्द था क्योंकि 3 हफ्ते बाद ही दिवाली थी। मुन्ना सामने फैले मां गंगा के पानी को एकटक देखते हुए मन ही मन खुद से कहने लगा, इस बार गौरी यहाँ आएगी तो हम उसे अपने साथ लेकर उस पार जाएंगे और गौरी को दिखाएंगे कि उस पार से बनारस कैसा दिखता है। गौरी के साथ तो ये शहर हमें और भी आकर्षक लगता है, लेकिन माफ करना गौरी, इस शहर की खूबसूरती तुमसे थोड़ी ज्यादा है। और अगर हम गौरी के सामने ये कह दें तो वो तो हमें सीधा गंगा जी में ही फेंक देगी। वैसे वो है कहाँ? उसने सुबह से हमें एक बार भी फोन नहीं किया। गौरी को फोन लगाकर बताते हैं कि हम कहाँ हैं। देखना, पक्का चिढ़ जाएगी और कहेगी, ओ मान, कभी कभी तो लगता है कोई दूसरी लड़की नहीं बल्कि ये 80 घाट ही मेरी सौतन है। पागल लड़की, कोई शहर कोई जगह किसी की सौतन हो सकता है भला? मुन्ना ने गौरी का नंबर डायल किया और बगल में खड़ी नाव पर चला आया, जो कि पुरानी नाव थी और खाली थी। मुन्ना नाव में आकर किनारे पर बैठा और गौरी के फोन उठाने का इंतजार करने लगा। गौरी ने पहली बार में फोन नहीं उठाया तो मुन्ना ने स्क्रीन देखकर कहा, गौरी हमारा फोन क्यों नहीं उठा रही? ऐसे तो इसे हमसे कितनी सारी बातें करनी होती है और अब हम फोन कर रहे हैं तो गायब है। एक काम करते हैं, जय को फोन लगाते हैं, वो घर पर ही होगा। मुन्ना ने जय का नंबर डायल किया और कान से लगा लिया। 1-2 रिंग जाने के बाद जय ने फोन उठाया और कहा, हेलो। हेलो जय, हम मुन्ना बोल रहे हैं, गौरी कहाँ है? मुन्ना ने कहा। कौन मुन्ना? जय ने पूछा। उसके पास मुन्ना का नंबर मान जीजू के नाम से सेव था, फिर भी उसने जानबूझकर कहा, मुन्ना, हमारा मतलब हम मानवेंद्र बोल रहे हैं, बनारस से। गौरी है क्या? मुन्ना ने सहजता से कहा। ओ मान जीजू, हाँ जीजाजी, कहिए आज आपको इस गरीब साले की याद कैसे आ गई? ओह, लगता है आपको गौरी दीदी से फुर्सत मिल गई। वैसे अपनी गौरी दीदी से बात करने के लिए मेरे फोन पर फोन क्यों किया है? आप दोनों का झगड़ा हो गया है क्या? कहीं गौरी दीदी ने आपका नंबर ब्लॉक तो नहीं कर दिया? हाँ, वो थोड़ी अजीब है, कभी कभार ऐसा कर देती है। जय ने मुन्ना की टांग खींचते हुए कहा। अबे साले, मुन्ना ने मन ही मन कहा और फिर खुद को बहुत कंट्रोल करके कहा, गौरी हमारा फोन नहीं उठा रही, क्या तुम हमारी उससे बात करवा सकते हो प्लीज? जय मुन्ना की मजे लेने के मूड में था। वह मुन्ना की बात नहीं सुनने वाला था, लेकिन जैसे ही मुन्ना ने प्यार से प्लीज कहा, जय पिघल गया और कहा, करवाऊंगा, लेकिन बदले में आपको मुझे बनारस घुमाना पड़ेगा। मंजूर है? ठीक है, मुन्ना ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि जय ने बदले में उससे मांगा भी तो क्या, बनारस। जय फोन लेकर ऊपर गौरी के कमरे में आया और जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर का नजारा देखकर हैरान था। गौरी शाम के 5 बजे कमरे की खिड़कियां बंद कर, सब पर्दे डालकर रात वाला माहौल बनाकर सो रही थी। वह बिस्तर पर पेट के बल लेटी थी। जय अंदर आया, कमरे की लाइट ऑन की और कहा, गौरी दीदी, गौरी दीदी उठो, जीजू का फोन है।
अरे उठो ना। उधर नाव पर बैठा मुन्ना जय की आवाज साफ साफ सुन पा रहा था। वह समझ गया कि गौरी इस वक्त सो रही है और पक्का उसका फोन साइलेंट पर होगा, तभी उसने मुन्ना का फोन नहीं उठाया। जय ने एक दो बार और कहा और गौरी ने उठकर बैठते हुए कहा, क्या है, क्यों परेशान कर रहे हो? ये रहा कमरा, तुम्हें जो चाहिए ले जाओ यहाँ से, बस मुझे सोने दो। आज मेरा दिन बहुत खराब था। आपका दिन अच्छा बनाने के लिए ही तो मैं यहाँ आया हूँ। ये लो, बात करो। जय ने खुश होकर कहा। गौरी ने नींद से भरी आंखों से जय को देखा और अब फोन लेकर कहा, ये क्या कह रहे हो तुम? गौरी दीदी, आप ही तो कहती है कि पसंदीदा मर्द से बात करने के बाद बुरे से बुरा दिन भी अच्छा हो जाता है। फोन पर मान जीजू है। आखिरी शब्द जय ने दबी आवाज में कहे। गौरी ने फोन कान से लगाया और कहा, हेलो, तुम अभी तक सो रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मुन्ना ने प्यार से पूछा। ओ मान, मैं तुम्हें क्या बताऊं, जब से हमारी शादी फिक्स हुई है घर में मुझे कोई चैन से सोने भी नहीं देता। अभी भी मैं कितना अच्छा सपना देख रही थी। मैं सपने में उस चोको लावा केक को खाने ही वाली थी कि इस मोटे ने आकर मुझे जगा दिया। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? गौरी ने रोते हुए कहा। जय, जो कि पहले गौरी की छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता था, आज उसके मुंह से अपने लिए मोटा सुनकर भी वह मुस्कुरा रहा था। वह गौरी के ठीक सामने बैठा था और गौरी मुन्ना से बात कर रही थी। सोकर उठने की वजह से गौरी के बाल बिखर कर उसके चेहरे पर आ रहे थे और वह मुन्ना से बात करते हुए उन्हें बार बार साइड कर रही थी। जय ने देखा तो अपने हाथ से गौरी के बालों को उसके कान के पीछे कर दिया। गौरी बात करते करते चुप हो गई। उसने जय को देखा। ऐसा करते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। आज से पहले जय ने गौरी के लिए ऐसा कुछ नहीं किया था। सहसा ही गौरी को अपने सीने में एक अजीब सी चुभन का एहसास होने लगा। वह बोलना चाहती थी लेकिन उसके शब्द गले में ही अटक गए। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 34। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें मैं तेरी हीर। बाय बाय।